ठीक है, तो एक्स वाई जी कोई भी प्लेन ऐसे है आपके पास, कोऑर्डिनेट में है, ये पार्टिकल अपना चार्ज पार्टिकल मस्त मौला होके क्या कर रहा है, कह रहा है कि मैं चलता जा रहा हूं, अपनी वेलोसिटी से चल रहा हूं। क्वेश्चन दो टाइप के यहां बनेंगे। ये अचानक से फील्ड आ जाती है बी, कैसी फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, वो अचानक से इस पे आ जाएगी, या कोई एक रीजन में पहले ही से बंधी होगी, इस रीजन में आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे केसेस में हमने तीन पोर्शंस में इसको बांटा है। एक पहला, जब v वेक्टर और b वेक्टर के बीच में क्या डायरेक्शन है, क्या वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है, जिसको कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। जब आपके पास v और b क्या हो, कोलिनियर वेक्टर हो, तो उस केस में क्या होगा, आपके इस चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा, आप बोलोगे सर कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा q v क्रॉस b, राइट? Since because sir v and b are collinear, so they will not experience any force, so what will they keep on going in the same direction, so the velocity will not change because there is no force on this particle. It means there is no acceleration associated to this particle, and it will keep going with the same velocity. अब हमने बोला कि ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं कि जब v is perpendicular to v is perpendicular to b, ठीक है। इस केसेस में आपको मैंने पहले बताया कि हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि जिस प्लेन में हम रीड कर रहे हैं उसी प्लेन में वेलोसिटी दिया गया है, उसी प्लेन में वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इस प्लेन में हम हैं, इस प्लेन में है, तो ये केस वाला, दूसरा वाला केस, पहला वाला तो आपके पास ये था, ठीक है, पैरेलल, और या तो प्लस माइनस के साथ मैं लिख देता हूं, या तो कुछ भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, बी इधर है, वी इधर है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब परपेंडिकुलर होगा तो हमें मालूम है कैसे लिखना है इसमें, तो बी को हम ऐसे या तो रिप्रेजेंट करेंगे या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर वेलोसिटी जो होगी वो इस प्लेन में होगी। अब यहां पे कुछ केसेस हम डिवाइड करेंगे, और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फोर्स जब ऐसे केसेस में मान लेते कि एक मस्त मौला होके एक बंदा अपनी वेलोसिटी से चले जा रहा था, ये चार्ज पार्टिकल, अचानक से क्या होता है, बी आ जाता है, ये लो, इस प्लेन में, जो कि क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। अब ये क्या करने लगेगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा। इसकी रेडियस क्या होगी, तो हमने निकाल ली थी, इसकी रेडियस होगी सर m इंटू वी बाई पी क्यू, और इसको एम वी को कभी कभी हम p के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और k के टर्म्स में लिख सकते हैं। k क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, और p क्या है, मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एरो नहीं लगाया हूं, इसका अर्थ है कि इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर देख रहा हूं, डायरेक्शन का मैंने पहले ही देख लिया, पहले ही जान रहा हूं कि v इज परपेंडिकुलर टू b है। क्या क्या बेटा, कोई इश्यू आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है बेटा? किसी का देखो माइक ऑन रह गया, प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अरे किसका है बेटा, हाँ म्यूट कर लिया, थैंक यू बेटा, ठीक है। तो हमने देख लिया था ये चीज, ठीक है। अचानक से ये मानो पार्टिकल जा रही है, अचानक से बी प्रेजेंट हो गया, ये क्या करने लगेगी, सर्कुलर मोशन करने लगेगी। और हम अभी तक यही जान रहे हैं कि सिर्फ बी, यानी अभी तक कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई है। क्या एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकती है? हाँ सर, लगा सकती है, दैट इज द फोर्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये मूविंग चार्ज पार्टिकल के अंदर क्यू तो है ना वैल्यू, तो क्यू है तो ये वाला भी फोर्स फील करेगा। ये तो एफ, ये वाला जो है ये एफ ई है, और ये एफ बी है, ये अपना अलग फॉलो करेगा, ये तो फॉर्मूला के अनुसार ये होता है सर। तो जब ये फील्ड भी आ जाएगी तो ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। जब ये फील्ड एब्सेंट है तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लॉरेंज फोर्स, और इसी को हम बोलते हैं, इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और अभी तक हम इसको मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं क्योंकि अभी तक सिर्फ बी के कारण आ रहा है कि ये चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल जब किसी के फील्ड में आ रहा है तो उस फील्ड में आने के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है।
और वो फोर्स कैसा है, हमने देखा कि अगर अचानक से बी प्रेजेंट हो जाता है तो ये मूविंग चार्ज पार्टिकल उसी समय से क्या करने लगता है, जिस पॉइंट पे था वहां से सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देता है। और इसकी रेडियस हमें ये मालूम है, इसकी वैल्यू ये मालूम है, इसकी रेडियस जो होगी, और इसकी जो स्पीड होगी वो सब जगह कांस्टेंट बनी रहेगी। क्यों भैया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करता है चार्ज पार्टिकल पे, तो उसका वर्क, क्योंकि सर अभी सिर्फ आप बोल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मूविंग चार्ज पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो फोर्स, क्योंकि हमेशा क्या लग रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ डी आर डिस्प्लेसमेंट है, वी का जो डायरेक्शन है वही तो होता है। देखो वी को क्या लिखते हैं, डी आर बाई डी टी। तो यहां से मैं बताऊं वी का जो डायरेक्शन है वो डी आर का भी तो वही डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां डिस्प्लेसमेंट यानी और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर है, तो वर्क तो होगा ही नहीं कहीं पे। तो वर्क नहीं होगा तो इसका अर्थ है कि उसका काइनेटिक एनर्जी, वर्क नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो हमने देखा था कि स्पीड उसकी वही बनी रहेगी, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होता है। ठीक है, अब हम जाते हैं टाइम पीरियड के लिए, जानने के लिए टाइम पीरियड होता क्या है। तो सर सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सर, तो इसका अर्थ है कि सर वो पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन के साथ हमने हमेशा एक टाइम पीरियड जैसे कॉन्सेप्ट को रखा था कि अगर ये पार्टिकल फिर से वापस उसी पोजीशन पे आती है तो उस टाइम को जो कवर करने के लिए लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। यानी ये यहां से चली और फिर वापस यहां आती है, जितना टाइम कवर लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। क्या ये इसी पॉइंट से होगी सर? नहीं, यहां से आपने स्टार्ट किया तो पार्टिकल यहां पे जब आएगा वापस तो वो टाइम पीरियड उसका होता है। और एक बात याद रखिएगा, ये कोई भी पॉइंट से आप चूज कर लीजिए, यहां उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड हर पॉइंट जहां पे भी आपको चूज करना है सेम ही आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है? यस सर। तो इसका आप बताओ टाइम पीरियड कैसे निकाले? T is equal to 2mv divided by q on velocity. बताओ। मैं बोलूंगा कि सर आपको इसकी स्पीड मालूम है, मैं बोलूंगा यस। इसकी डिस्टेंस मालूम है, ये कितना, इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, मैं बोलूंगा 2πr। ठीक है सर, टाइम टेकन टू कवर दिस लेंथ ऑफ दिस पाथ इज इक्वल बाय टी। इसी टी को मैं कैपिटल टी बोल देता हूं। सर आर का तो आपने निकाला था, इसका आर क्या होगा? मैंने बोला हाँ तुमने तो पढ़ा ही था। तो मैंने बोला कि ठीक है तो डाल दो, तो m इंटू वी, और ये क्या हो जाएगा नीचे बी क्यू, और ये हो जाएगा बाई टी। फिर मैंने बोला कि आपको तो वेलोसिटी स्पीड तो मालूम है, ये पार्टिकल की स्पीड मालूम है, एक्चुअली इसकी वेलोसिटी मालूम है, आपको दे रखी है। तो ये तो v तो आपको मालूम है, तो बोलेंगे कि t निकालना है, तो ठीक है t को इधर ले आते हैं सर। तो t इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, और इसको और सिंप्लीफाई कर लेते, ऐसा करते सिंप्लीफाई करते सर। तो यहां अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये पूरा ऊपर में आ जाएगा और बी क्यू के साथ नीचे t आ जाएगा। ये समझ में आ गया ना? यस सर। अब इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2πm बाई बी क्यू। एक बात समझ में नहीं आया सर, क्या ये फंक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं है ना फंक्शन ऑफ रेडियस है? ये तो अगर आपके पास अगर एक मैं बोलूं कि प्रोटॉन है, उसके ऊपर क्यू तो फिक्स, उसका बी भी फिक्स, और एम उसका एम भी फिक्स। यानी सर मैं बोलता जाऊं कि इसको, इस प्रोटॉन को अलग वेलोसिटी देते जाता हूं, इसको v दिया, इसको 2v दे रखा है, इसको 2v दे रखा है, सबका टाइम पीरियड सेम हो, प्रोटॉन है जब तक ले वो। तो इसका अर्थ इसके मोशंस कैसे दिखेंगे? साथ में ऐसे चलते हुए दिखेंगे, सब ऐसे साथ चलते हुए दिखेंगे, ऐसे 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 सब लगेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे से घूम रहा है, साथ में ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ गया? क्योंकि सबको क्या करना है, इस पोजीशन पे टी टाइम के बाद ही पहुंचना है। समझ में आ गया बेटा? तो पीरियड रिपीट करना है एक बार। मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि इसका मैंने बोला टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। तो टाइम पीरियड कहते हैं कि जब पार्टिकल
जिस पोजीशन से चला था, जिसको आप इनिशियल पॉइंट मानते हो, इससे चला था और फिर इसी पे आके खत्म होता है जब फाइनल पॉइंट बन जाता है। तो जो टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू कवर दिस लेंथ ऑफ दिस पाथ डिवाइडेड बाय द टाइम इज गोइंग टू द स्पीड। मान लेते हैं कि ये पार्टिकल यहां से हमने इसका इनिशियल पोजीशन इसको फिक्स किया था, यहाँ पे ये चला और ऐसे चलते 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 यहाँ पे फिर से पहुंच गया। इसके लिए टाइम कितना लगा? तो कैपिटल टी। कितना इसने पाथ कवर किया? तो ये सरकमफेरेंस, ये रेडियस अगर इसका मुझे मालूम है तो यही तो इसका पाथ क्या होगा। अगर एक इसको ऐसे समझिए, इसको आप यूनिफॉर्म, इसको एक स्ट्रेट लाइन समझ लीजिए। स्ट्रेट लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका लेंथ कितना है? 2πr, और स्पीड क्या है इसकी? v। तो यहां से यहां तक पहुंचा पार्टिकल v स्पीड से जा रहा है, 2πr इसका लेंथ है पाथ का। तो टाइम कितना लगेगा इसमें? सिंपल सी क्वेश्चन आ जाएगी, उस पर बन जाएगी। आप इसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये क्या सर्कल है। अरे सर्कल है तो एक रास्ता ही तो है, सर्कुलर रास्ता है। इस रास्ते का लेंथ कितना है? 2πr। इसके अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसके बाद क्या, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो इसको कर देंगे कि इसको क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू v इंटू टाइम पीरियड, जो तक टाइम लगा होगा शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाथ। फॉर्मूला वहां से कि दैट इज द पाथ लेंथ, मतलब आप बोलते हो ना जिसको s/t इज इक्वल टू v। तो s क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ, और t क्या होता है? टाइम टेकन बाय दैट पार्टिकल टू कवर दैट लेंथ, और v क्या होता है? इसका एवरेज आ जाता है इसको। तो यूनिफॉर्म में एक सबसे अच्छी बात होती है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है। और ये सेम केस सब में बनता है, डेंसिटी में भी बनती है यही बात। यूनिफॉर्म डेंसिटी और इंस्टेंट, मतलब अगर मान लेते कि एक पूरा बॉडी है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस इसकी डेंसिटी है, तो इसका मास और इसका वॉल्यूम हुआ। अगर मैं इसका मान लेता हूं कि एक छोटा सा पोर्शन अंदर में लेता हूं, अगर ये यूनिफॉर्म है, इसकी वॉल्यूम v/4 है, तो इसका मास कितना होगा? m/4 होना पड़ेगा उसको, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी यूनिफॉर्म में। आपको ये बात समझ में आया? तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है। अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो अगर मैं इस पोर्शन ऑफ लेंथ का पूछूं, कि अगर मैं बोलूं कि इसी लेंथ के बारे में बात करता हूं तो इसमें जो टाइम लगा होगा, और मैं ये वाला पूरा लेंथ का बात करूं l', और इसके लिए जो टाइम लगा होगा t, वो बिल्कुल इन दोनों का रेशियो बिल्कुल सेम होगा। l/t शुड बी इक्वल टू l'/t when this is moving with the uniform speed। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो यहाँ पे वही मैंने काम किया, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमारे पास आता है। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना अभी? ठीक है, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको देख लो, आ जाए। आपको मैंने ग्रेविटेशन का भी भेज दिया है, सब देख लेना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस करना, और उसके भी जो डाउट्स होंगे उसमें तो पूछ लेना मेरे को, ठीक है। तो ये आ जाती है आपके पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मालूम चली गई तो आपको मालूम है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो हमने निकाल रखा है। व्हाट इज द टाइम पीरियड हमने जो निकाला था? तो टाइम पीरियड हमने निकाला था, इसको याद रखेंगे, 2πm/qv। हाँ, तो यहाँ पे t की जगह ये रख देंगे, तो ये आ जाएगा, ऊपर में चला जाएगा bq/2πm। और ओमेगा जानते हो, जब आपके पास ओमेगा निकालना होता है तो दैट इज 2π/t। तो ये अगर आपने t निकाल रखा है तो ओमेगा भी निकालते हो, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर निकाल दूं तो 1/t का ये निकाल रखा है, इधर 2π से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि भैया ये है 1/t तो हमने निकाल रखा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो 1/t आपने निकाल रखा है, ये वाला इंटू 2π कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये ओमेगा बन जाएगा, ये पूरा ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करूं तो bq/m यही आएगा। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन सिंपल। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन का आइसोटोप है। आइसोटोप है। ड्यूटेरियम, ट्रॉन क्यों लगा हुआ है?
The thing is, it is the nucleus I am talking about, not about the atom. ड्यूटेरियम एटम है, न्यूट्रल है, एलिमेंट का पोर्शन है। ड्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हीलियम एलिमेंट है, उसके न्यूक्लियस के बारे में अल्फा पार्टिकल। समझ में आया? ठीक है। तो ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंटर परपेंडिकुलरली इनटू अ रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, आपके पास मालूम है सेम केस होता है कि ये केस ऐसा बना हुआ है, आपको ऐसा इमेजिन करना है। हमेशा क्वेश्चंस ऐसे करते समय कि मानता हूं सर कि आप जिस प्लेन में रखे हुए हो ये एक प्लेन रहेगा सर, हमारे पास अब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ये क्या होता है कुछ पोर्शंस में, और ऐसे हम एक्स और वाई ऐसे बनाएंगे, याद रखिएगा। एक्स और वाई कैसे बनाएंगे, इसको ग्रीन से मैं ड्रॉ करता हूं। एक्स और वाई ऐसे बनेंगे, ये होगा वाई एक्सिस। सर ये वाई एक्सिस होगा, मुझे भी तो मालूम है सर, इसमें क्या कुछ खास बात है क्या? हाँ खास बात है। क्या सर खास बात है? ये एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है। वाई एक्सिस क्या खास बात है? ये बाउंड्री रहेगी हमेशा जनरली, यहां से यहां तक ऐसा कुछ बाउंड्री रहेगा, कुछ डी डिस्टेंस का रहेगा। ये डी डिस्टेंस का एक, सॉरी डी इसका विथ रहेगा इस रीजन का। इसी रीजन में सिर्फ क्या है, बी है। कैसा बी है? यूनिफॉर्म बी है। या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ठीक है। तो यानी हम जेड एक्सिस की तरफ क्या मान रहे हैं? जेड एक्सिस की तरफ आपका क्या है? बी है। जेड एक्सिस की तरफ इधर आपके बी है, ये बी है, ठीक है। तो इसी के लिए हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एक केस के लिए मानते हैं ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब क्या कर रहा है आपके पास, जनरली जो क्वेश्चंस में आएंगे वो होगा एक्स के पैरेलल ही कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ वो पार्टिकल घुसेगा। कुछ केसेस में होंगे जो ऐसे भी घुसेंगे, ठीक है। अब इसको पार्टिकल के लिए मैं इस कलर को यूज करता हूं। तो अब ये एक पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल अभी आपको देखिए लिख रहा है कि इंटर्स परपेंडिकुलरली इन द रीजन, यानी ये वो ऐसे घुस रहा है, कहीं से भी घुस जाएगा। अब यहां से, क्योंकि यहां तक तो उसको कोई फील्ड था नहीं, तो फील्ड था नहीं तो यानी इसका अर्थ है कि ये इसके ऊपर फोर्स क्या होगा? ये तो जीरो है, तो यानी फोर्स जीरो। तो यानी अभी तक यहां चल रहा था तो मस्त मौला होके चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, यहां टकराया, यहां पे तो बी आ गया। तो बी आया तो उसने बोला सिंपल सी बात, हम तो तुम्हारे अनुसार काम करेंगे नहीं, तुम्हारी वेलोसिटी इधर v क्रॉस बी, बी किधर है इसमें? इसमें इस बार अंदर की ओर है, ठीक है कि नहीं? इनटू द प्लेन है, तो इनटू द प्लेन है, यहां क्रॉस लगा रखा है, ये देख लेना क्रॉस है, ठीक है। तो इनटू द प्लेन है, तो v क्रॉस बी ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं? v क्रॉस बी है कि नहीं? तो v क्रॉस बी यानी यहां पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा इस पार्टिकल पे, इस पार्टिकल पे, सॉरी यहाँ पे, अरे यार शिट 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 शिट, जरूर यहाँ सर एक बार इस डायग्राम को ना स्टार्टिंग से समझा दो। स्टार्टिंग से, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आपको जो अब क्वेश्चन आएगा इसमें देखो, इसमें क्या है कि इस सारे केस में v और b क्या है? परपेंडिकुलर वाले ही केस चल रहे, ठीक है। आप जब भी आएगा ऐसे क्वेश्चंस को कि जब रीजन को एक रीजन में जाके पार्टिकल कोई घुस रहा है, तो आप ऐसे समझोगे कि ठीक है सर, ओके मैं बनाती हूँ एक प्लेन, आपके शीट पे एक जो प्लेन होगा उसी को मैं मानूंगी ये पोर्शन ये रहा, ठीक है। इस प्लेन में मैं ऐसे मानती हूं ये रहा y एक्सिस, ये रहेगा x एक्सिस, ठीक है। z एक्सिस क्या रहेगा? ये तो ऐसा रहेगा। समझ में आया? ये क्या है? z एक्सिस। ये समझ में आ रहा है z एक्सिस क्या है? मतलब ऐसे आपके तरफ निकल रहा है, आपकी तरफ निकल रहा है, ठीक है। और ये राइट हैंड रूल को भी फॉलो करता है, एक्स क्रॉस वाई यानी आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के वेक्टर दे रहा है आपको, ठीक है। तो आपको ये भी पूछ सकते थे कि इस तरफ माइनस जेड क्यों नहीं लिखा, इधर आगे की ओर माइनस जेड क्यों नहीं बनाया? तो ये राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। देखो आई क्रॉस जे आपके पास के आपके तरफ है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन इधर होना चाहिए राइट हैंड रूल के अनुसार, ठीक है।
तो इधर ऊपर में आपने ले लिया इस साइड को पॉजिटिव जी। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जरूर वाई वाला जो एक्सिस होता है ना, हमेशा इसी के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल ही बाउंड्रीज होती है। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे बाउंड्रीज बनाई, यहाँ पे बाउंड्रीज ड्रॉ की, लेकिन ये कैसा होगा लाइन, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहां से और यहां तक। ठीक है, ऐसा कुछ रीजन होगा। ठीक है इस रीजन में आप जान रखिएगा, पहली बात मैग्नेटिक फील्ड जो है, मानते हैं आप ही आपके लिए हमने ये वाला बनाया, ये कहां पे है, सिर्फ इस रीजन में है। यानी इस रीजन में हर पॉइंट पे क्या है, एक यूनिफॉर्म फील्ड एसोसिएटेड है यहाँ पे हर रीजन पे। ठीक है, ये रीजन में हर पॉइंट पे क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसके बाहर क्या कोई फील्ड है क्या इस रीजन के बीच में, इसके बाहर कोई फील्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब मैं भेजता हूं येलो कलर का बॉल। येलो येलो डटी फेलो गया, कह रहा था कि मैं तो अपने वी से स्पीड वेलोसिटी से चलते जाऊंगा, अभी कोई मुझ पे फोर्स नेट फोर्स लग ही नहीं रहा है, बी तो है नहीं, चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया, यहाँ आया। यहाँ आने के बाद कहता है कि अरे यार यहाँ तो बी है, तो अब बी है तो इसका अर्थ है क्या, आपके इधर ये वी है, वी और बी अभी भी परपेंडिकुलर है। यस सर। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे v क्रॉस b कुछ वैल्यू देगा, और ये मूविंग है तो q मल्टीप्लाई करके उसको कुछ अलग वैल्यू दे के f बनेगा, यानी यहाँ f 0 नहीं होगा, ये चीज हमें मालूम है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, मुझे निकालना पड़ेगा, तो v इधर b ऊपर, तो ऐसा, तो फोर्स किधर आ रहा है, ऐसा आ रहा है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है हमेशा उसके ऊपर। अब क्या करेगा, यहां से जैसे ही ये इंटर करेगा, इसको लेके घुमेड़ देगा, कहेगा तुम अच्छा स्पीड से आ रहे हो ना, चलो तुम इधर से घुमेड़ के और इधर निकल लो तुम बेटा, और फिर ये इधर से निकल जाएगा इस रीजन में जैसे ही इंटर करेगा। तो ये जनरली आपके पास ऐसा क्वेश्चंस में जनरली आपके पास जब आता है, इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनेगा हम बात करेंगे। जनरली देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला ही वी होगा, जितने भी क्वेश्चंस आप उठाओ। कुछ क्वेश्चंस में आएगा जो ऐसे वी आएंगे, ऐसे भी वी आएंगे, कि कुछ एंगल बनाते हुए इसके साथ कुछ एंगल बनाते हुए देगा, उसके लिए भी हम वेट करेंगे। ठीक है, पहले अभी हम क्या मान रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा वाला आ रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया कि हम क्या मान रहे हैं अभी, और इसमें या तो ये हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है केस। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब ऐसे में आएगा तो याद रखिएगा इसका रेडियस का तो आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, ये सर्कुलर आर्क है, इस सर्कुलर आर्क का रेडियस तो आप जानते हो क्या होता है, वो होगा यही वाला MB/Q, यही होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपके पास रेडियस मालूम है, तो यहां से आपको कभी कभी पूछेगा कि ये बताओ वाई एक्सिस को, या तो ये इसको वाई एक्सिस यहीं पे बना देगा, समझ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि वाई एक्सिस को ये 2 पॉइंट पे कट करके जाता है, तो बताओ इन 2 पॉइंट के बीच में कितना डिसेपरेशन होगा, ये डी के बारे में, जो कि कितना होगा 2r के बराबर होगा, है कि नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कर सकते हैं कि सर हम ऐसा क्वेश्चंस हम देंगे नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे यहाँ पे कि ये बाउंड्रीज यहाँ जो आर है इससे पहले ही खत्म कर दे, इससे पहले ही खत्म कर दे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल जैसे ही निकलेगा वो कहेगा टाटा बाय बाय, खत्म, चल गए। समझ में आ गया। तो सर ये किस केस में होगा, जब ये एक्स में चला जाएगा, मतलब वापिस जेड एक्सिस की तरफ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक लिए सफिशिएंटली ये पूरा प्रेजेंट ना हो, अभी आपको जो मैं दिखा रहा हूं केस ये देखो, इसको और मैं ये लेके वेलोसिटी के ऊपर फंक्शन डिपेंड कर रहा है कि नहीं आर का, तो मैं ज्यादा स्पीड से भेजता हूं, इस बार कोई दूसरा गया तो कुछ ऐसा बना के जाएगा, ऐसे क्या, ज्यादा स्पीड थी और भेजता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इसको कंप्लीट होने के लिए इतना चाहिए था, यहाँ तो फील्ड है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो निकल के टाटा बाय बाय करके चला जाएगा। ओके, समझ में आया। यस सर। और यहाँ पे क्या होगा, आपसे डेविएशन पूछेगा कि इनिशियली वेलोसिटी किस लाइन के ऊपर थी, ये थी, इस डायरेक्शन में जा रही थी, इधर जा रही थी, अब किधर जा रही है, ये जा रही है, तो ये कितना का डेविएशन हुआ, इनिशियली ये था,
अब फाइनली ये हो गया, तो ये डेविएशन कितना हो, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, यस सर। ये चीज क्वेश्चंस करेंगे तो आएगा। या पहला दूसरा क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये वी था, चल रहा था अपना, चुपचाप चल रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था बेचारा अपना किसी से, अचानक से बी को प्रोड्यूस कर दिया। अब ये क्या कर जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा उसी समय, क्योंकि वो बी पूरे प्लेन में प्रेजेंट है, जैसे ही प्रोड्यूस हुआ है पूरे प्लेन में आ गया है। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको पूरे प्लेन में अचानक से बी प्रोड्यूस कर दिया गया, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा और एक सर्कुलर पाथ पे घूमना स्टार्ट कर देगा। और आपके ऊपर क्या क्या इसमें कंस्ट्रेंट रहते हैं, क्या क्या मेन पॉइंट रहता है, ये रहता है कि ये वी जो रहता है यूनिफॉर्म, आपका ये चार्ज पार्टिकल रहता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ पहले मूव करते रहता है, अचानक से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके बाद हम चीजों का आकलन करते हैं। तो आपको इसमें पहला केस बताया था कि या तो बी आपको प्रोड्यूस हो सकता है और वी दोनों पैरेलल वाले भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब मान लेते कि बी को मैं ऐसा प्रोड्यूस करूं जो ऐसा ना हो, इसी प्लेन में हो और इसके पैरेलल हो, वी के पैरेलल हो, तब इसमें कुछ नहीं करेगा। अब उसमें ये मत कर देना कि इसको घुमाने लगना, तब कुछ नहीं करेगा, तब तो भैया सीधा ही जाते जाएगा। क्यों भैया, तो कहेगा कि भैया तुम देखो, समझो इक्वेशन, ठीक है ना, तुम इमोशन के साथ मत काम करो, मेरे पे फोर्स नहीं लगा सकते हो, नेचर ने कहा है वी क्रॉस बी, हम दोनों हैं पैरेलल, हम दोनों हैं पैरेलल, तो पैरेलल में साइन थीटा आता है, उनके बीच में एंगल जो आता है थीटा होता है, और वो थीटा है 0, तो साइन थीटा है 0, तो हम तो 0 ही हो ये जाएगा। तो फोर्स नहीं लगाऊंगा मैं। तब इस केस में अगर बी प्रोड्यूस भी होता है तब भी ये पार्टिकल ऐसे चलता जाएगा। लेकिन अगर बी ऐसा वाला प्रोड्यूस हो जाता है कि जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो उसके बाद ये ऐसे ट्रैप्ड हो जाएगा। अब दूसरे में इसमें आपको बता दूं कि जरूरी नहीं हो कि वी ऐसे ही मतलब इसी एक्स एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ऐसे वाला भी तो हो सकता है। इस केस में भी बी और वी क्या है, परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि बी क्या है, इस प्लेन के, इस पूरे प्लेन एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एक्स और वाई प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले हर लाइन के वो परपेंडिकुलर होगा बी। तो ये भी तो एक लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जो इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके भी वो परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ केस क्या डिवाइड हो जाती है जनरली, कि यहाँ पे आई के डायरेक्शन में जनरली क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे आपके पास, ठीक है, वी के आई के मतलब आपको यहाँ पे इंटर कैसे होंगे, परपेंडिकुलरली, इसमें रीजन में परपेंडिकुलरली रीजन में इंटर होगा वो पार्टिकल, बी भी उसके परपेंडिकुलर होगा वी के, और इसको इंटर कैसे करेगा, परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पे क्या होंगे वो जनरली, और लेंथ भी सफिशिएंट होंगे, तो वो क्या करेगा, सेमी सर्कुलर बनाते हुए निकल जाएगा। तो ये देखो यही रास्ता कोशिश कर रहा है, ये सेमी सर्कुलर बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखो वी क्रॉस बी के बेसिस पे, वी आपको इधर है, बी किधर है, अंदर है, तो वी क्रॉस बी ऐसे, थम ऐसे लगा, थम जिधर जैसे ही आता है, जो ऐसे आपने बना के ऐसे थम इधर लगाया, थम ये आया ना, इसको पकड़ के यहां से थम के नेल को पकड़ के इसको नचा दो, तो ऐसे वो घूम जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है, कैसे, थम को ऐसे ही पकड़ लेना, ऐसे आया फोर्स का डायरेक्शन, चिपका दो उसको थम के नेल को, टर, ठीक है। यस सर। ये बात सबको समझ में आ गई। तो ये वाला सिंपल वाला क्वेश्चन कीजिए, चलिए सिंपल क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप कोशिश कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको स्टोरी बताई, इसको आगे जो प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे तुम लोग, तो उसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन सारा कुछ आराम से बिना डरे हुए करना, ठीक है। इसका क्रक्स मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या चल रहा है मोशन उस पार्टिकल के साथ। अच्छा, मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं था पूरा, अरे सॉरी, मैं पहले पढ़ देता हूँ। एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द इक्वल काइनेटिक, देखिए ये चीज याद रखिएगा, खास तौर से मैग्नेटिज्म में ये होने वाला है। कौन सा फॉर्मूला यूज करें, के वाला, पी वाला कि वी वाला, तो ये क्यों करना है ये चीज याद रखिएगा, उस समय तुरंत बनाइएगा, गर्मा गर्म इक्वेशन, मेन ये याद रखिएगा, मेन ये याद रखिएगा, पी में बनाना है तो पी तो तुरंत बन जाएगा, इसमें बनाना है पी स्क्वायर बाय 2m इज, ये हमेशा याद रखिएगा, तुरंत बनाइएगा, p इज इक्वल टू √2km,
और यहाँ पे सीधे रख दीजिएगा पी की जगह √2, और उसके बाद बनाइए। देखिए उसके आपको पूछा जा रहा है रेडियस, ये के हर पार्टिकल के लिए के सेम है। यहाँ पे अगर मैं अल्फा के लिए लिखूं या न्यूट्रॉन के लिए लिखूं या प्रोटॉन के लिए तो के सेम है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, जो जो सेम है, बी भी सबके लिए सेम है, सब सेम फील्ड में है भैया, और क्यू अलग अलग है, एम अलग अलग है। ठीक है, तो मैं बाकी वाला काम कर लेता हूं सर। 2k/b, ये तो एक प्रकार से सबके लिए कांस्टेंट है, तो इसको मैं k बना दूंगा, स्मॉल k, और बचेगा ये वाला। तो इसके ऊपर सोचूंगा ताकि रेशियो लेते समय मुझे हेल्प रहेगा। ये के अगर मैं बोलूंगा 2 का रेशियो लो, तो ये के और ये के तो कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो हमें अब चिंता इस बात की होनी है। तो अगर मैं इसको आर को नीचे पी लिखता हूं तो यहां भी पी लिखूंगा और यहां भी पी लिखूंगा। अब देखना सब समझ के, ये एमपी क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन, क्यूपी क्या हो गया, चार्ज ऑन प्रोटॉन, आरपी क्या हो गया, उस प्रोटॉन का जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका रेडियस। सर हम कैलकुलेट करके बताते हैं कितना है। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको मैं कैमरा ऑफ, ये भी ऑफ, आराम से करो एग्जामिनेशन हॉल की तरह सोच के। मैं 4 मिनट 3-4 मिनट दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, सब करेंगे। शीश बेटा ने निकाल लिया आंसर, वेरी गुड। सब ट्राई करो, मैं देखो आपको कैमरा ऑफ करके देख रहा हूं सब कुछ, आप ये मत सोचो, लेकिन ट्राई करो, एग्जामिनेशन हॉल जैसा समझो। नहीं साक्षी बेटा, कुछ तो रॉन्ग किया तुमने, फिर से ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो। अवनीश बेटा ने 1/√2 लाया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, आई थिंक
कशिश बेटा ने सही निकाला आंसर। कोई बात नहीं, हम ट्राई किए, इसके लिए सबके लिए बिग क्लैपिंग। सही बताओ तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने ट्राई किया, किसी ने छोड़ के नहीं भागे क्वेश्चन को कि ये चलो अब स्विच ऑफ कर देते हैं कैमरा और भाग जाते हैं, किसी ने नहीं किया। देखते बेटा, साक्षी बेटा इसमें देखते। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको आर का फॉर्मूला आपने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया कि नहीं? जो मॉडिफाइड sir. वर्जन्स वाला लेके आना था, सब कुछ करना था, वो कर लिया। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इस 3 पार्टिकल के लिए मैं ये फॉर्मूला लगाऊं। के क्या है? कोई कांस्टेंट है जो सबके लिए वही बना रहे। ठीक है, तो मैं आरपी लिखती हूँ पहले प्रोटॉन के लिए, के लिखती हूँ। अब मानती हूँ मास ऑफ द प्रोटॉन नहीं याद है सर, एमपी लिख देती हूँ। क्यों? चलिए सर ई लिख देती हूँ प्रोटॉन के ऊपर। ये आरपी देखो, रेशियो इसी के लिए पूछा है बेटा, रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस वन। किस दिन के लिए? यही तो ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन के ऊपर क्या हो जाएगा? के। मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है? ड्यूट्रॉन क्या है? किसका न्यूक्लियस है? किसका? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। यस सर। तो यहाँ पे मास ऑफ दिस वन क्या हो जाएगा? और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा तो मास के अंदर लिखता हूं तो इसके लिए जो m होगा वो होगा 2√2 mp। लिख सकता हूं कि नहीं? और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? E ही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटॉन है अंदर, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो E ही रहेगा। अब बताओ आर ऑफ आपको क्या निकालना है? अल्फा। तो ये क्या होगा? के टाइम्स अल्फा के अंदर कितने? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं कि नहीं? होते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 mp होगा कि नहीं? और इसके ऊपर चार्ज 2e। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा यहाँ पे mp/e, ये हो गया rp। अब देखो लगभग लगभग इसको अगर आप रेशियो किसका किसका rp/rd लेना है, rd लेना है, तो भैया ये हो जाएगा k√mp/e डिवाइडेड बाय किसके ऊपर करना है? d को ले आके आओ भाई। तो d का क्या आएगा? k√2mp/e। देखो सब लगभग लगभग कैंसिल हो गए, कौन बचेगा? नीचे बचेगा आपका 1, ऊपर रह जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये √2 रह जाएगा और ये 1 रह जाएगा। होगा कि नहीं? होगा। यस सर। √2 आएगा ना? हाँ, तो यहाँ पे आंसर आपने शायद से ये दिया था। किसने क्या दिया था? अच्छा 1/√2। अच्छा अवनीश ने दिया था। अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा, आपका ये आ रहा था, किसी ने दिया था 1/2 दिया था। अच्छा 1/2 नहीं, 1/√2 आएगा इसका आंसर, अल्फा वाला। ये rp/rd। सर इसका 1/√2 थोड़ा √2 ही नहीं आएगा? इसका नहीं नहीं, हाँ 1/√2 ही आएगा। यस सर। आएगा नहीं, इसको सिंप्लीफाई करो, फिर सिंप्लीफाई करो, ऊपर ले जाओगे और आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप rp और कौन सा दूसरा बोले rp/r अल्फा करने के लिए, तो rp/r अल्फा क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ पे हो जाएगा k टाइम्स √mp/e डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय अल्फा का क्या है? k√4 को बाहर ले लेंगे 2mp/2e, तो 2 से 2 कैंसिल, ये देखो पूरा ऊपर का नीचे कट गया तो 1 आ रहा है। समझ में आया? यस सर। सर। तो इसका आंसर 1/√2 और दूसरे का 1 आएगा। किसी को इसमें डाउट? सर एक बार लास्ट वाला समझाना। लास्ट वाला क्या है बेटा? देखो हमने सबको सेपरेटली निकाल लिया और हमने न्यूमेरिकल पे नहीं जाएंगे, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं डालेंगे इसके ऊपर। बहुत जगह आपने पढ़ रखा होगा 1.67 समथिंग इंटू 10⁻27 kg। अरे भैया नहीं काम करना है हमें, बहुत गंदा नंबर दे रखे हो तुम। प्रोटॉन भाई साहब अपना मास कम से कम 1 kg तो रखते कम से कम, मेरे कैलकुलेशन में आसान होता। तुमने इतना मास ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रख रखा है। एक तो तुम्हारा चार्ज याद करूं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना चीज क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ? तो इसी के लिए कहेंगे एमपी, और ये चीज मान के कि हम देखेंगे कि जो हमें पूछा जा रहा है ड्यूट्रॉन, उसके अंदर देखो न्यूक्लियस जो बना होता है या तो उस किससे बना होता है, आपके लेवल में आपको जानना है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही तो
से बना होता है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग लगभग बराबर होता है और इनका बहुत ज्यादा मास होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर मास के टर्म में बात करें तो मास ऑफ दिस वन, मास ऑफ दिस वन एंड मास ऑफ दिस वन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एमपी लिख के सारा कुछ काम कर लिए। लास्ट में जब हम अल्फा के लिए आर अल्फा लिखे थे तो के आया था, फॉर्मूला तो ये चलाए थे, तो के अंडर रूट इसका एम। एम किसके लिए, अगर मैं अल्फा लिख रहा हूं तो यहाँ एम अल्फा हो जाएगा, क्यू अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो एम यहाँ पे किसका, अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल का 4mp। ठीक है, और ई क्यू किसका, अल्फा का, अल्फा के ऊपर 2 प्रोटॉन तो 2e, एक प्रोटॉन के ऊपर ई। ये मैग्नीट्यूड वाइज में सिर्फ लिख रहा हूं मैं, चार्ज विदाउट साइन मैं लिख रहा हूं। क्यों, क्योंकि रेडियस है भैया, रेडियस से क्या मतलब, इसके प्लस हो माइनस हो इससे नहीं कोई सेंस ही नहीं बनेगा। यहाँ क्यू, अगर आप इसके क्यू मतलब क्या है, चार्ज क्या है उसके ऊपर। ठीक है, वो तो अगर मान लो कि क्या होगा, इससे हमें क्या होगा, अगर मान लो कि यहाँ पे अगर प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यहाँ पे प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता, बताओ क्या होता, क्या हो जाता बताओ, क्या होगा सर, है क्या, बताओ क्या होगा, कोई बताओ क्या। सर एक बार रिपीट करो, आप पूछ क्या रहे हो। मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ मैं प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन को मैं इंटर करने दूं, यहाँ पे घुसने दूं। ठीक है, अब वहां के लिए मैं ये फॉर्मूला मॉडिफाई करूंगा। अगर मैं देखता हूं कि इस बार प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन यहाँ घुस रहा है, इंटर कर रहा है, उसके लिए ये फॉर्मूला होगा भैया, उसके लिए भी बी सेम होगा, उसके लिए भी के सेम होगा, उसके लिए भी 2 सेम होगा। मैं बोल रहा हूँ कि तो अब उसके लिए भी फॉर्मूला ये बनेगा। अब यहाँ पे दिक्कत आती, एम ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम पी में नहीं कोई रिलेशन है, आपको उस समय न्यूमेरिकली सॉल्व करना रहता, वो चीज वैसा दे देता। ठीक है, तो वहां पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये आप इसके लिए सेम फॉर्मूला रख रहे हो, सर यहाँ पे क्यू का सिंबल नहीं रखे रहे, तो बोल रहे हैं कि आप आर सेम होगा। क्या डिफरेंस कुछ होगा क्या अगर मैं इसको प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन को इंटर करवाती, जिसका काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन के बराबर होता। नो सर, कोई चीज नहीं होता, कुछ तो होता उसके साथ, मास चेंज होता। मास तो चेंज होता, लेकिन इसमें मोशन देखो यहाँ पे, इसमें क्या होता है, उसमें लॉरे आपको जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका क्या इक्वेशन है, Q टाइम्स V क्रॉस P। यहाँ पे सब कुछ साइन के साथ जाता है, यहाँ पे सब कुछ साइन की वेक्टर इक्वेशन है, यहाँ पे Q सब साइन के साथ जाएगा। तो यहाँ देखो तो ये जो नेगेटिव वैल्यू साइन। आएगा ना, ये जो वैल्यू आता था उसका उल्टा हो जाता था। तो अब देखो, हाँ तो अब देखो यहाँ पे V क्रॉस B है तो V ऐसे है, B ऐसे है तो V क्रॉस B इधर आ रहा है, अब इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब आपको नेल पकड़ के यहाँ पे रखना है और इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमा देना है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे आता यहाँ पे अगर घुसता तो इधर ना जाके वो ऐसे चलने लगता। ये बात समझ में आ गया, लेकिन हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेडियस के बारे में, उसका भी रेडियस इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि साइन का हमने देख रखा है, इसी में काम करवा लिया अपना। ये नहीं बता रहा हूं कि किधर रेडियस कहां पड़ रहा है, किसका कैसे पड़ रहा है, सेंटर कहां पड़ रहा है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। और इस केस में जब परपेंडिकुलरली घुसता है तो इसका सेंटर जो होता है ये इसी लाइन पे लाई करता है, जो बाउंड्री है जो उसी पे लाई करता है हमेशा, देखना इसी के ऊपर घुसेगा, ऐसे घुस के जाएगा। अगर नहीं होता है ऐसे केसेस में कि अगर मान लेते हैं कि परपेंडिकुलरली नहीं घुसता है, यानी आपके पास कैसा बेटा थोड़ा म्यूट कर लो। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला था ये वाला चीज, ये वाली चीजों में ये क्या बोला था, वाई एक्सिस, अरे बेटा हाँ म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि ऐसे यहाँ पे कि एक्स और वाई में अगर आपके पास सिर्फ वाई एक्सिस के तरफ वेलोसिटी नहीं होता तभी तो आप ऐसे जाते हैं, यानी आपका कंपोनेंट क्या होता, आपको इधर वाला भी कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इधर वाला भी कंपोनेंट है वेलोसिटी का। इस टाइप में कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं, और उसमें क्या होता है, ये जब कैसे मूव करता, ये ऐसे मूव करता सर्कुलर आर्क पे, इसका रेडियस, इसका सेंटर यहां ना पड़ के यहां पड़ जाता, यहां पड़ जाता, डायरेक्शन चेंज हो जाती, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ऐसे परपेंडिकुलरली घुसता तो इसका सेंटर यहीं पे पड़ता, इस लाइन पे, तो वो ऐसे जाता सेमी सर्कुलर बनते हुए, और यहाँ पे जाएगा तो पूरा सेमी सर्कुलर नहीं बनेगा, कुछ
कुछ ही पोर्शन वो पाथ पे जाएगा और उसका सेंटर यहां होगा, तो रेडियस ये वाला हम निकाल सकते हैं। उस समय भी फॉर्मूला सेम लगेगा, उसके लिए भी रेडियस यही होगा, लेकिन उस समय 2r नहीं लिख देंगे। उस समय ये वाला डिस्टेंस जहां से घुसा और जहां से निकला उसके बीच में सेपरेशन 2r नहीं है, दिख रहा है ना? यस सर। तो वहां कैसे निकालेंगे? अरे निकालेंगे भैया, आने दो सब कुछ। ये चीज आ गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास इतना दे रखा है। भैया ये तो मुझे मालूम है, या तो प्रोटॉन होगा या तो न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन के बारे में ही होगा जनरली। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे न्यूट्रॉन अगर वेलोसिटी से मूव भी करते रहे तो उसके ऊपर फोर्स तो लगेगा ही नहीं। लगेगा क्या बी का? नो बी का, सर। क्योंकि वहां क्यू 0 है, तो यानी प्रोटॉन ही होगा भैया। ये तो प्रोटॉन ही मूव करवा रहे होंगे ये प्रोटॉन को। चार्ज भी यही देखिए 1.6 moves at the speed of this one. It enters a uniform magnetic field E as shown in the figure, जिसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखा है 1 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, ठीक है, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन क्रॉस वाला है। द पार्टिकल लीव्स द रीजन ऑफ द फील्ड एट अ पॉइंट F. The distance between EF is and the angle theta is. अब ये क्वेश्चन देखिए ये कैसे हो रहा है। ये v वेलोसिटी से इस बार इंटर करता है, ठीक है। ये v वेलोसिटी से क्या हुआ, देखिए यहाँ पे इंटर कर रहा है। इस बार ये तो ऐसे नहीं आ रहा है, इस बार क्या कर रहा है, कुछ एंगल बनाते हुए आ रहा है। तो इस सॉरी 45 डिग्री किससे, ये बाउंड्री से बना रहा है 45 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहां पे जब ऐसे इंटर करेगा तो वो क्या करेगा, पूरा सेमी सर्कल पे ना जाके एक सर्कुलर पाथ पे लेगा। सेमी सर्कुलर कब होता भैया, जब यहां से ऐसे बनता और यहां तक जाता, ऐसा सेमी सर्कुलर बनता। ये नहीं बन पाएगा इस बार। तो इस बार क्या होगा सर, तो देखो इसको कैलकुलेशन यहां पे मानते, इसको थीटा मानते हैं। थीटा के साथ, थीटा एंगल के साथ यहां घुस रहा है। जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो अलोंग दिस लाइन कर रहा है कि नहीं, सेंटर की ओर कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो यानी ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। अरे भैया फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसका अर्थ होता है कि फोर्स नामक प्राणी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड वी वेक्टर होगा। इसका अर्थ होता है ये, क्योंकि तो वी क्रॉस बी इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वाला फोर्स वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, तो ये भैया देखो वेलोसिटी हमेशा जैसे इधर आई 90 डिग्री बना रही है। तो ये हो गया थीटा और ये हो गया 90 डिग्री। तो ये पूरा ये एंगल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है। 180 डिग्री है तो 180 डिग्री में से 90 है पहले माइनस कर देंगे तो 90। तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। हाँ जी। तो आपको ये थीटा दिया हुआ रहेगा, तो थीटा प्लस अल्फा मानते हैं, ये क्या हो जाएगा 90 π/2। तो आपको अल्फा मालूम चल जाएगा π/2 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा दिया हुआ रहेगा यहाँ जैसे 45 डिग्री दिया हुआ, लेकिन मैं थीटा इन जेनरिक पे बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये अल्फा मालूम चल गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों रेडियस पर रहे। तो यहाँ अल्फा तो ये भी अल्फा, ये क्या आ जाएगा 2π - 2 अल्फा होगा कि नहीं, सॉरी पाई 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 पाई, तीनों का सम 180 डिग्री होता है कि। तो ये वाला जो थीटा, ये वाला जो होगा, ये मान लेते हैं इसको बीटा, कितना बन रहा है, बीटा भी बन रहा है अल्फा भी बन रहा है। ये जेनरिक अप्रोच बता रहा हूं। ठीक है, ये अल्फा, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 90 हो गया, इसको भी थीटा होना पड़ेगा। देखो इसको सिमेट्रिकली देखो, या यहां से देख लो भैया 180 डिग्री तीनों का सम होना चाहिए, अल्फा प्लस 90 डिग्री प्लस यहाँ का जो वैल्यू मानते हैं थीटा डैश, वो इज इक्वल टू पाई होना चाहिए। तो अल्फा प्लस थीटा डैश, अभी मानते हैं थीटा डैश उसको बोल रहे हैं, ये π/2 होगा। यानी अल्फा कितना आया है आपके पास, थीटा माइनस π/2, सॉरी π/2 माइनस थीटा, ये अल्फा आया है प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू π/2। यहां से हम प्रूव कर सकते हैं थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा, यानी ये जितना एंगल बना रहा है उतना एंगल बनाते हुए निकल जाएगा। समझ में आ गया?
अब इसका ये लेंथ कैसे निकालेंगे? तो ये हमें रेडियस, ये आपके पास बीटा मालूम है, बीटा क्या है आपके पास, बीटा मालूम कर रखा था, तो दैट इज बीटा क्या आया था आपके पास बेटा, ये पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 अल्फा, अल्फा में भी रख देंगे वैल्यू, अल्फा को भी रख देते हैं वैल्यू, 2 अल्फा देखते हैं। 2 अल्फा कितना है हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, यही आ रहा है ना? सर। हाँ पाई हाँ कैंसिल। सर प्लस का 2 थीटा आएगा उधर। हाँ 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 हाँ। तो ये हो जाएगा 0 यानी 2 थीटा, यानी ये होगा आपके पास 2 थीटा के बराबर, जितने से घुस रहा है उसका ये 2 थीटा होगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो यहां से आपको अब मालूम चल गया, ये 45 होगा तो ये 90 हो गया, हाँ जी। और ये आर आर हो गया तो ये √2r आ जाएगा कि नहीं? यस सर। तो आर आपको निकालना आता है कि नहीं? आर क्या होता है? अरे आर तो हमने सर निकाला है, m×v/bq। अब आ जाएगा आंसर इसका। ये यस थीटा सर। कितना हो गया, थीटा कितना होगा 45, 45। और ये हो जाएगा √2r, तो √2r को आप देखिएगा यहाँ पे रखिए वैल्यू। m कितना है, r के में m कितना है इसका भैया 1.6। गंदे बच्चे 1.6 सब कुछ रखवा रहे हो, इतने गंदे गंदे क्वेश्चन देते हो। 1 × 10⁻⁷, ओ माय गॉड। फिर नीचे में क्या है, बी तो 1 टेस्ला, अच्छा दिया है नंबर भैया। क्यू हा, गंदा गंदा नंबर दे दिया। अब देखिए, अच्छा ये भी तो अच्छा कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक टाइम में, और ये चला जाएगा 9 7 8, डिंग 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 डिंग, ये चला गया कट कट, डिंग डिंग। फिर हो जाएगा √2/10 के पास आना चाहिए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा देखते हैं। E = 14 सेंटीमीटर, कोई मिस्टेक तो नहीं किया? √2 सर √2 तो R, आर की वैल्यू नहीं थी। अच्छा मैंने मिस्टेक किया, हाँ √2, एक सेकंड मिस्टेक किया, एक सेकंड, फिर से यार, ये मैथमेटिक्स बहुत गंदा है। √2 यहाँ पे R का वैल्यू है m×v/bq। ठीक है, अब रखते हैं √2, m की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻27, इंटू v कितना है 1 × 10⁻7। ठीक है, उसके बाद b1, q 1.6 इंटू, यहाँ कुछ ऐसा दिक्कत आया है क्या, कुछ मैंने रॉन्ग किया है सर क्या? आपने ना देखो, जब जो आर था ना वो √2r लिया था, तो हाँ, जो √2 है ना वो डिवाइड में नहीं जाएगा, फिर इक्वल टू के साइड। नहीं समझा, ये तो d जो आपके पास, ये जो EF आएगा, देखिए EF क्या आ रहा है आपके पास, EF है √2r, यस। तो √2r आपके पास r तो निकालना है, ये रेडियस है, और ये रेडियस कैसे निकालते हैं, ये होता है। हाँ जी। तो यहाँ पे हमने ये रख रहे हैं, तो ये रख रहे हैं, तो देखते हैं पहले अगर ऐसे कैसे होगा कि नहीं आएगा। तो देखते हैं, आ जाएगा कोई बात नहीं। ये हो जाता है यहाँ पे -27 आ गया था एक्चुअली। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, ये चीज आ गई, ये चीज यहाँ हो गई -19, और इधर हो गई 8, तो एक हो जाएगा -19 चला गया, ठीक है, -8 ठीक है, -1 ठीक है, √2/10, √2/10 यानी इसको हो गया आपके पास, सारा कुछ हमने SI यूनिट में रखा था, हाँ केजी में है, कूलम में है, एम, इसको आना चाहिए ये मीटर में। अब देखते हैं √2, ये इसको कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई, और ये हो गया 10 से डिवाइड, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो ये 100 हो गया, तो 100 इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻², इसको हम बोलते हैं गाय बाय बाय, इंटू मीटर, ये हो गया सेंटीमीटर। √2 का वैल्यू 1.41 इंटू 10 यानी 14.1 इंटू, ये क्या हो गया सेंटीमीटर, तो यही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखा, मैथमेटिक्स तुम्हें जानबूझ के घुमाते रह जाता है, सर डर मेरे को जाते सिर्फ हैं। इतना बताओ कि √2 MB के साथ √2 कैसे आया? अरे भैया देखो बच्चे,
ये जो डिस्टेंस है ई एफ हमने ट्रिग्नोमेट्री ये ज्योमेट्री से निकाली, यहां हमने थीटा माना, बाकी सब एंगल को निकाला उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमने यहां जाना कि ये वैल्यू होती है 2 थीटा। अब ये 2 थीटा है तो ये 2 थीटा जब आपके पास यहाँ थीटा आपके लिए 90 डिग्री है, ये थीटा आपके लिए 90 डिग्री है, तो 2 थीटा क्या होगा? सर थीटा 45 है तो 2 थीटा 90 होगा। तो 90 होगा, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसको ऐसे देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये लेंथ क्या है आर और ये लेंथ क्या है आर, थोड़ा दिख नहीं रहा है वैसा। ठीक है, तो ये क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा कि नहीं पाइथागोरस ट्रायंगल से? होगा सर। तो ये क्या हो जाएगा √2r आएगा कि नहीं? आएगा। तो ई एफ क्या हो जाएगा √2r होगा। आर हम निकाल सकते हैं कि नहीं ये फॉर्मूला से ही? ये तो भाई ये तो आर क्या है, ये सर्कुलर पाथ का भी रेडियस। अगर मान लो कि ये पार्ट यहां से यहां तक चलता तब भी तो उसके लिए आर यही होता ना भैया। ये थोड़ी बोल रहा है कि तुम पूरा सर्कल घूमोगे तभी हम तुमको आर देंगे, ये थोड़ी बोला है उसने। वो तो बोला है कि तुम मेरे रीजन में घुसोगे तो तुम्हें सर्कुलर पाथ पे चलाएंगे और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस ये होगा। आप बस गारंटी क्या देना है कि वेलोसिटी और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और यहां पे केस कैसा बना है कि वाला जो प्लेन वाला हम देखते, उस प्लेन वाले में जो देखते उस बेसिस पे यहां y मानते, इसको x मानते। इस रीजन में इस जगह पे सिर्फ है फील्ड, इस जगह पे सिर्फ फील्ड है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एक बार इस पार्टिकल की सिर्फ इधर वाली नहीं आई है, सिर्फ इधर वाली वेलोसिटी नहीं है जो x एक्सिस की तरफ है, इस बार कुछ y वाली भी है। तभी तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ 45 डिग्री पे घुस रहा है, तो इसका अर्थ है कि कुछ इस इधर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा और कुछ इधर भी होगा। इसको अगर इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करें, अभी तक हम किसको मान रहे थे कि जो सिर्फ इस वेलोसिटी कंपोनेंट लेके घुसता था वो क्या करता था, पूरा सेमी सर्कल बना के जाता था। अब इधर वाली भी आ गई है थोड़ी सी, तो इस कारण का यही एक स्पेशल केस बनेगा। ठीक है, यही पूछेगा ई एफ का लेंथ बताओ या ये थीटा बताओ, ये कितना से निकलेगा, यही पूछेगा। यहाँ पे एंगल बताओ। ओके सर। ठीक है हाँ जी, हो गया। यहाँ पे आपको लेंथ वाइज में नहीं देगा, ये क्वेश्चन नहीं देगा कि यहाँ पे ही आपको सफिशिएंट लेंथ बना देगा और कहेगा कि यहाँ पे निकालो। ये लेंथ वाला जो देता है ना वो तभी देगा जब आपके पास ये वाला क्वेश्चन पड़ेगा, ऐसे घुसाएगा उसमें क्योंकि चीजें और कॉम्प्लिकेटेड बनते जाती है ना चीज बेटा। तो आपको जो पढ़ना है वो चीजें थोड़ी सिंप्लीफाइड मैथमेटिक्स के टर्म्स में आपको समझाया जा सके, उसको पढ़ाया जाता है। समझ रहे हो? इस आइडिया के साथ क्लियर के साथ चलो कि क्या पढ़ाया जा रहा है वो भी समझो। समझ रहे हो? उससे क्या होगा कि आपको जो सोचने में है ना मदद मिलता है कि अच्छा आपको माइंड में इतना तो नहीं रहेगा कि अच्छा मैं नॉन यूनिफॉर्म के बारे में अगर सोचने जाती हूँ कि अगर यहाँ पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो एक टाइम वेरिंग फंक्शन हो गया तो बी, बहुत सारे क्वेश्चन सोच सकते हो। लेकिन उससे अभी आपको बोलूंगा रिफ्रेम करो, चीजों को पहले रोको। क्यों? क्योंकि पहले इस पे तो समझ ले क्या हो रहा है, फिर इसके बाद इसको समझ लेंगे, है कि नहीं? तो इससे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे चलने के अच्छा मिलता है। ठीक है, ये आ गया और ये आ गया, हो गया सर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जैसे ये आते, ये देखो ये बच्चे यही काम करते, जानबूझ के ऐसे तंग करते रहेंगे। कहते हैं कि एक पार्टिकल m मास का है, q चार्ज है, प्रोजेक्टेड इनटू द रीजन हैविंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो ऐसे घुसा दिया। Find the angle of deviation of the particle as it comes out of the magnetic field if the width of the region is slightly smaller than slightly smaller than this value. ये जो d है, जो डेप्थ है, ये सॉरी इसका विथ है, किसका फील्ड का विथ है कि नहीं? इस फील्ड का विथ है, ये क्या है ऑफ द रीजन इज स्लाइटली स्मॉलर, स्लाइटली जस्ट थोड़ा सा छोटा है, जस्ट थोड़ा सा छोटा है किससे? m e ये क्या है? ये है सर r। यानी आप क्या बोल रहे हो, d इज लेस देन r। इसका अर्थ सर, तो इसका अर्थ है कि अगर पार्टिकल यहां जाता, यहां पे अगर उसके पास पूरा फील्ड होता
तो ये आर इसको बनाते हुए जाएगा, भैया ये सेमी सर्कल बनाएगा ना यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे तो जाना चाहिए था। तो इस पॉइंट पे भी आर जब यहाँ पे ऐसे स्टेट पे है जहां पे ये पार्टिकल आर डिस्टेंस दूर है इस सेंटर से, जिस सेंटर के अबाउट नाच रहा है, तो यहां से इसको आर होना चाहिए था, लेकिन आर पे तो फील्ड है ही नहीं। अब जैसे ही एक बार फील्ड से गायब हो गया, फील्ड से चला गया, तो फील्ड क्यू फोर्स जब उसके ऊपर लगेगा ही नहीं, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगा और वो फील्ड के अंदर कभी घुसेगा ही नहीं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. अगर मान लेते कि अगर यहां ही तक मैं फील्ड ऐसा रखता, यहीं तक रखता, ये पार्टिकल यहां से आती, एक मिनट देखो आपको एक स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा, थोड़ा गंदा ड्रॉ हो रखा है। ये पार्टिकल ऐसे आता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, यहां तक चल रहा है। यहां जैसे ही आता, अब ये आगे की ओर जाएगा, ये ऐसे वेलोसिटी से ऐसे ही आगे बढ़ेगा, यहां फील्ड एब्सेंट, यहां तो फील्ड है ही नहीं। तो फील्ड नहीं तो ये सेंट्रल फोर्स लगाएगा कौन? इसके तरफ हमेशा सेंट्रल फोर्स लगाएगा कौन? तो लगाएगा नहीं, तो फिर भैया अपना चल दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऐसा चल दिया इस वेलोसिटी के अलावा, ये रहा ही नहीं, तो यहाँ पे निकल गया। तो ये डेविएशन, पहले ये किस डायरेक्शन में जा रहा था, अब किस डायरेक्शन में चला गया, ये होता है डेविएशन। अब देखो जब इसका स्लाइटली जस्ट आर यहां तक आएगा, जब सेमी सर्कल बनाने के लिए जब ऊपर सबसे ऊपर वाले इस पॉइंट तक जाना रहता, तक ले वहां से पहले ही खत्म हो गया ये फील्ड, तो ये क्या होगा, ऐसे चला जाएगा। तो यहां बताओ डेविएशन कितना हुआ? पहले यहां देखो, पहले ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90। क्या ये 90। डेविएशन है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, डेविएशन है सर। तो ये देखो ऐसे चला जाएगा, समझ में आया? Yes, sir. अब मैं दूसरा केस लेता हूं कि कुछ सर्टेन डेप्थ जो है वो और भी ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या, ये थीटा आएगा, ठीक है। और ये थीटा हमेशा याद रखना इस एंगल के साथ मैच होता है, ठीक है, यही थीटा, ये थीटा होता है। Yes, sir. तो ये आपको यहां से क्वेश्चंस में आते रहेंगे। यहाँ पे π/6 आएगा जब आपके पास क्या दूसरा क्वेश्चन है क्या, अच्छा दूसरा क्वेश्चन और नहीं, इसका क्वेश्चन फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल्स, बस यही है क्वेश्चन। आई थिंक इसका स्लाइड रह गया, कोई वाले का एक स्लाइड रह गया, इसका क्वेश्चन वाला स्लाइड रह गया। हाँ अब देखो, लेंथ सफिशिएंट हो, अब ये सर्कल सेमी सर्कल बनाते हुए चला जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे डेविएशन क्या होगा, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में जाने लगा, डेविएशन कितना हुआ बताओ? पहले एक प्रकार से पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, डेविएशन कितना हुआ? 90. अरे 180. ये देखो 180 का एंगल है ना भैया, तुम पहले इधर जा रहे थे, अब पूरा उल्टा करके चले जाओगे ऐसे, तो तुम्हें 180 डिग्री घूमना पड़ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. 180 डिग्री घूमोगे तभी तो वही होता है डेविएशन। डेविएशन मतलब उसको कितना डिफ्लेक्ट करना पड़ा अपना आपको देखो। 90 अगर मुझे करना होता, मैं ऐसे हूं, 90 करना रहता तो कैसे घूमता, ऐसे, ये 90 है, 180 बाय बाय, है कि नहीं? Yes, समझ sir. में आ गया? तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो पाई आया, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, एक सेकंड बेटा, टाइम अभी तो हो गया। थोड़ा और पढ़ा दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोग को? No, sir. सबको कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं तो सब बोलेगा सर Yes. खाना खाने नहीं देते सर, बहुत ही आप ऐसे इंसान हैं कि ह्यूमंस को ह्यूमन नहीं समझते हैं, खाना खाना होगा तो बस 10-15 मिनट, ठीक है, ज्यादा नहीं। दूसरा केस जब होता है, अब मैंने क्या बताया था आपको, बी और वी के बीच में क्या था, 90 डिग्री, ये पूरा एक प्लेन पड़ता था, इसी प्लेन में घूमते रहता था, ये वी कुछ ऐसे भी मिल सकता था, ऐसे भी मिल सकता था, ऐसे भी रहता था, लेकिन हमेशा परपेंडिकुलर रहा है। अब केस तीसरा बनता है जब बी और वी के बीच में कुछ एंगल हो, थीटा। तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा माइंड में रखिएगा, बी को एक्स एक्सिस पे लीजिए, आसानी पढ़ने के लिए। आप हमेशा सोचेंगे एक्स पे किसको लाना है, बी को लाना है। आप चाहो तो देखो वी को भी आप लाके काम कर सकते हो, एक को दूसरे के अलॉन्ग रिजॉल्व करना है,
लेकिन मैं आपको बी को बोलूंगा सबसे आसान पड़ता है, उसी को बेस मानो, तो बेस वाले को एक्स एक्सिस पे सबसे पहले डाल दो। यानी अगर फील्ड ऐसे है तो पहली बात मैं एक्सिस ही ऐसे बनाऊंगा। समझ में आया? आपको ऐसा क्वेश्चन माइंड में हो सकता है कि सर जरूरी नहीं हो कि हर बार एक्स एक्सिस के साथ बी वैसे मैच करे। मैं मैं आपको बोल रहा हूं कि जिधर बी होगा उधर ही मैं एक्स एक्सिस बनाऊंगा, मैं यही कसम खाता हूं। और ये यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये मुझे मालूम है। ठीक है बेटा, तो आपको इसी तरफ एक्स एक्सिस बना देना है। वी क्या है, आपके साथ कुछ एंगल बनाते हैं। अब इसका साथ इन दोनों के बीच में, वी और बी के बीच में एंगल थीटा दे रखा है, मैं इसको रिजॉल्व कर लूंगा। ये बोलूंगा वी परपेंडिकुलर, और दूसरे वाले को कहूंगा वी पैरेलल। क्यों पैरेलल भैया? मैं सब कुछ किससे देख रहा हूं? बी के हेल्प से। वी पैरेलल मतलब वी ये कंपोनेंट, ये वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, इसको मैंने दो डायरेक्शन में रिजॉल्व किया, एक बी के अलोंग और एक बी के परपेंडिकुलर। तो अब बताओ, ये वाला वी पैरेलल और बी के बीच में जब क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, क्या वो जीरो होगा कि नहीं? ये जीरो होगा कि नहीं? अगर मैं ऐसे सोचूं कि आपने क्या किया भैया, आपने फॉर्मूला बोला उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो होता है सर, आपने बोला क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है सर। मैं बोल रहा हूं इस वी को मैं लिखता हूं वी पैरेलल आई कैप प्लस वी परपेंडिकुलर जे कैप इंटू वी जो होगा बी नॉट आई कैप, और इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से लिख देता हूं। लिख सकता हूं बी नॉट को एक वैल्यू है, यूनिफॉर्म फील्ड है ना, तो बी नॉट एक नंबर है, कोई आर्बिट्री नंबर, और ये क्रॉस प्रोडक्ट इन दो वेक्टर्स के बीच में। अब ये देखिए, ये वाला आई कैप आई, आई क्रॉस आई क्या होगा बेटा? जीरो। तो ये हो जाएगा वी, ये फोर्स हो गया। तो रेडियस कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड आई। करेगा, मतलब ये वाला वी परपेंडिकुलर वाला डिसाइड करेगा। यस सर। ये वाला तो जीरो हो जाएगा। इसको जब आप खोलोगे, जैसे खोलते हो, तो वो वाला एक कंपोनेंट, एक वैल्यू जीरो हो जाएगी, दूसरा ये आएगा और वही यही रहेगा, और ये हो जाएगा यस के। सर। मान लो कि आई, सॉरी जे डॉट आई, तो जे डॉट आई यानी माइनस के। माइनस का के आएगा फिर। ठीक है। यस सर। तो अब जो मेरे मॉडिफिकेशन होगा रेडियस में, वो क्या हो जाएगा? एम वी परपेंडिकुलर बी क्यू। समझ में आ गया? यस सर। ये तो हमने आपकी कहानी बता दी फॉर्मूले के लिए। अब हमें सर समझाओ तो सही, हो क्या रहा है? ये तो आप बात बता दें। बी के अलोंग वाला ये वेलोसिटी क्या कर रहा होगा? इस पार्टिकल को अपनी तरफ इधर की ओर खींचते ले जा रहा होगा, क्योंकि इधर इधर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो ये अपना इधर की ओर चलता जाएगा। इस कंपोनेंट के कारण क्या होगा? एक आपको एक प्रकार से ये आ जाएगी, सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सर्कुलर मोशन जब करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। दो वी का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक इसके बी के अलावा और दूसरा परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद क्या होगा? देखो, ये पार्टिकल कुछ ऐसा चलेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखो, ये वाला कंपोनेंट वी पैरेलल वाला कंपोनेंट इसको इधर लेके जा रहा है, और ये वाला इसको गोल गोल नचा रहा है। अगर ये वाला एब्सेंट रहता वी पैरेलल, तो इसी प्लेन में वो नाचते रहता, लेकिन क्योंकि ये वी इसका पैरेलल है कुछ, तो इसको आगे लेके जा रहा है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत आ रही है किसी को? No, नो sir. सर। No, अब sir. देखो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो, यहां से आप निकाला, यहाँ क्या कर रहा है? अगर मान लेते ये वाला जीरो होता तो ये ऐसे बनता भैया। इसी के इसको तो हम देख रहे हैं, ये कैसा हो रहा है हमारे में, ये ऐसा हमने बना रखा है। आपके प्लेन में से ऐसे ऊपर से अगर हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, टुक 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 लगा के आंखें, तो यहाँ से मुझे यही तो दिख रही थी, ये रहा डॉट बी का मुझे एरो दिख रहा है, और ठीक है, उसके बाद ये वाई प्लेन दिख रही है,
ये मुझे वाई प्लेन दिख रहा है और जेड प्लेन दिख रहा है, ये जेड प्लेन है, ठीक है। और ये सर्कुलर ऐसे पाथ होते हुए दिख रहा है मुझे, ऐसा होता अगर ये नहीं होती तो, सिर्फ वी परपेंडिकुलर उसके पास, उस पार्टिकल के पास रहता तो मुझे ऐसे गोल गोल घूमते हुए दिखते रहती। तो ऐसे मुझे यहां से इसके पास वेलोसिटी थी जो वाई पॉजिटिव वाई की तरफ, वो ऐसे घूमते रहती। लेकिन क्योंकि ये इस बार इधर की ओर भी एक वेलोसिटी है, ऐसे भी वेलोसिटी है, अब इस सर्कल को ऐसे से ये दिखेगी, ऊपर से ऐसे ही दिखेगी। अगर मैं z और y प्लेन को देखूं तो मुझे उस पार्टिकल को ऐसे x एक्सिस के तरफ, इधर से आप नजर लगा के देख रहे हो x के पास यहां से, तो आपको ये चीज कैसे दिखेगी, गोल गोल घूम रही है ऐसे ही दिख रहा है, आपको ये नहीं दिखेगी। आपको देखो, आपको यहाँ पे ये छोड़ दो, ये वाला यहाँ पे आप कहाँ पे से देख रहे हो, ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, इस चीज को देखो एक्स वाई प्लेन है। तो यहाँ पे वापस चलते हैं, एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन को आप देख रहे हो, यानी कहां से इस बार नजर बना के टुकटुकी लगा के देख रहे हो, जेड के अबाउट, जेड से। तो जेड से कैसा रास्ता दिखेगा, तो आपको जेड से ऐसा दिखेगा, ये वाला रास्ता अरे सॉरी, जेड से आपको ऐसा दिखेगा। तो ये पाथ ऐसा दिख रहा है, तो जेड से आपको ये दिखेगा, देखो यही तो दिखेगा आपको, सर्कल ऐसे घूम रही है, देखिए ऐसे घूम रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। और आप अगर कहां से एक्स से देखोगे, तो एक्स से आपको देखोगे, यहां देखो एक्स से देख रहे हो, यहां एक्स से देख रहे हो माइनस जेड और वाई, तो यहां पे आपको एक सर्कल ही बनते हुए दिखेगी। यस सर। तो इसको हेलिक्स कहते हैं, हेलिकल पाथ कहते हैं इसको, ठीक है। यस सर। तो हेलिकल Yes, sir. पाथ में रेडियस क्या होगा इस बार, तो इस बार उसमें चेंज क्या आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर, इसके कारण वी परपेंडिकुलर के कारण ही तो सर्कुलर मोशन कर रही है बी क्यू, ये रेडियस होगा। अब इस बार एक नया टर्म आता है पिच, पिच क्या होगा, तो आप बोलोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब इसी लाइन पे ऐसे इस एक्स एक्सिस पे, अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बोलूं पिच क्या हुई, ये चली चली चली, यहां देखो, यहां फिर कट की, फिर एक बार कट की, फिर एक बार एक्स एक्सिस को फिर से कट कर रही है, ये जो डिस्टेंस हो रहा है ये पिच हो रहा है, यानी एक्स एक्सिस पे फिर वापस कब आएगी टकराने के लिए। तो आप बोलोगे कि सर यही तो टाइम पीरियड होगा इस सर्कल मोशन का। यस सर। तो वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड अगर मैं बोल दूं तो क्या वो पिच होगा कि नहीं, यही डिस्टेंस होगा सर। टाइम पीरियड क्यों भैया, इसको देखो एक सर्कल पूरा घूमता, और v इज पैरेलल, इसी के लिए इतना ही टाइम के लिए अगर मैं वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस देगा, तो वो डिस्टेंस पिच ही तो होगा। यस तो सर। आप बता दोगे v पैरेलल इनटू t टाइम पीरियड निकाला था 2 पाई m बाई क्यू वी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पिच का फॉर्मूला। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ये हो जाता है पिच आपके लिए, या देखो v परपेंडिकुलर या साइन थीटा, ये याद रखना, ये देखो ये चीज याद रखना, एक चीज यहाँ पे, ये v को हमने क्या किया, v और b के बीच में एंगल है ये थीटा, इसको हमने थीटा लिया है, तो इधर वाले को कॉस थीटा लिया है और इधर वाला साइन थीटा, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है, ये एंगल हमेशा याद रखना है, v और b के बीच में हो, कहीं ये एंगल दे देगा तो आप क्या करोगे, इसको पाई बाई 2 माइनस, अगर इसको अल्फा कहते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा, अल्फा, वही अल्फा यहाँ वाला एंगल, तो ये वाला आता, और ये दोनों के एंगल के बीच, इन दोनों के बीच के एंगल को ही हम नापेंगे और उसी से हम साइन थीटा निकालेंगे और वी परपेंडिकुलर निकालेंगे, ठीक है। यस सर। तो आज के लिए इतना ही बेटा, और इसके लिए टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड भी वही रहेगा, इसके लिए टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, काहे कि भैया वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता नहीं था टाइम पीरियड, हाँ रेडियस डिपेंड करता था, तो रेडियस अलग हो गया। तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा बिल्कुल वही रहेगा, पिच जो होता है वो ये आ जाएगा, ये v cos थीटा इधर का और ये टाइम पीरियड उधर का। और किसी को कोई दिक्कत परेशानी, ये वाला क्वेश्चन कल बाद में करेंगे, ओके सर। ठीक है। यस सर।
यहाँ तक कोई परेशानी, किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। बेटा आप लोग को अच्छा लग रहा है ना? कभी कोई इश्यू तो नहीं लग रहा है Yes, कि आप? sir. मैं जानता हूँ एग्जामिनेशन टाइम में ट्रांजिशन करना बहुत मतलब अच्छा बात नहीं होता है, लेकिन आपके अच्छाई के लिए हम लोगों ने किया है। क्वेश्चंस पेपर्स को आपको हेक्टिक लगेगा, एग्जामिनेशन देने में हेक्टिक लगेगा, लेकिन बैठिए इस अप्रोच के साथ कि हम कुछ सीखेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन पास आ रहा है, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट एक अलग चीज होती है। आप क्लास में सॉल्व कर लोगे बैठ के, वो अलग होती है। उस समय आपको सब दिखने लगते हैं। अभी आप ऐसे घर पे प्रैक्टिस करोगे ना, अच्छा इसमें ये वैल्यू डाल दूंगा, अच्छा इसमें ये वैल्यू डाल दूंगा, हो जाएगा। वहां जब जाते हैं, अरे इतना बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, ये कैसे हो गया, अरे यार। और बाद में मालूम चलता है अरे इसमें तो डालना भी नहीं था वैल्यू, वो तो खुद कैंसल आउट हो जा रहा है। तो इसी के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको मैंने जो अप्रोच सिखाया, इससे लगाइए क्वेश्चन, लॉरेंज फोर्स तक लगा दीजिए जितना तक। ठीक है, तो ये सारे सर हो जाए। मैंने पूछना था ना, जैसे उधर जो भी हम एंगल ले रहे थे ना, वो साइन थीटा में ले रहे थे ना, और हाँ, जब पिच कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे कॉस थीटा आएगा। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने बोला था कि देखो आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, V पैरेलल इनटू T, तो V पैरेलल क्या हो गया, V cos थीटा, और V यस सर। परपेंडिकुलर क्या हो गया, V sin थीटा। यस सर। तो इसी के लिए cos थीटा आ गया उसके लिए। ओके सर। ओके बेटा, यस सबको सर। समझ में आ गया ना बेटा कैसे आती है मैग्नेटिक फील्ड की? देखो डायरेक्शन ये बेटा कशिश बेटा ये आपको दिया रहता है। देखो है क्या कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, आप ये जो बोल रहे हो ना, इसको आप साइक्लोट्रॉन में देखेंगे कि आपने अभी इसका ऊपर ये क्वेश्चन उठाते हो कि सर ये बहुत ही थ्योरेटिकल नहीं है सोचना कि इस फील्ड के इतने इतने रीजन में आप फील्ड बना दे रहे हो और बोल रहे हो कि इधर फील्ड नहीं है, इधर फील्ड नहीं है। आपके हाथ में है क्या सर? ऐसे कर कैसे रहे हो? तो आएगा, धीरे धीरे आएगा सब कुछ। ठीक है, सब कुछ आएगा। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे हम आपको निकालने के लिए याद रखिएगा, सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहां पे होता है? यस सर। कैपेसिटर के अंदर होता है, और कैपेसिटर के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड होता है। तो यस हमें सर। जब भी यूनिफॉर्म फील्ड बनाना होता है तो कैपेसिटर के प्लेट यहां रख दिए, और मैंने बोल दिया कि पार्टिकल को इससे गुजार दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। यस सर। तो मैंने, आप बताइए मैंने क्या किया, उसको ऐसा कहा कि इस रीजन में ही सिर्फ ई है। वैसे ही मैग्नेटिक में भी आएगा। हम ऊपर से नॉर्थ पोल ऐसे रखते हैं, साउथ पोल ऐसे रखते हैं कि यहां से पूरा लाइंस कहीं डिफ्यूज ना हो, ऐसे घुस जाए, और यहां से पार्टिकल को इससे गुजारते हैं। इसी को साइक्लोट्रॉन में भी यूज करते हुए देखेंगे। ठीक है यस सर। कशिश बेटा, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, और भी चीजें हम देखेंगे फिजिक्स में कैसे आते रहती है, और बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये मैथ्स से भी रिलेटेड है और एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी से भी रिलेटेड है। आपको समझना भी है कि क्या हो रहा होगा, और मैथमेटिक्स भी देखनी है इसकी कैसे होता है। ठीक है, तो आएगा टाइम के साथ और हम लोग मजे करते रहेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बेटा, बाय। बाय 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 सर, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।